सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे उस एविएशन समिट की जो कि दिल्ली में हुई थी, और इसी पे करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष भी एशिया प्रशांत एविएशन समिट, एविएशन की संभावनाओं से विकास पर जोर, क्योंकि जो तमाम संभावना है उसके माध्यम से विकास पर कैसे जोर दिया जाए, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विक्रम देव दत्त जी, जो कि डायरेक्टर जनरल है सिविल एविएशन। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे, आपका हमारे साथ वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। सर, जो महत्वपूर्ण समिट हुई है, इसमें आज जो दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है, इसमें क्या एक बड़े बिंदु हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि उस पूरे रीजन को एक तरीके से मददगार साबित होंगे एविएशन के क्षेत्र में? धन्यवाद। आज का ऐतिहासिक एडॉप्शन जो दिल्ली डिक्लेरेशन का हुआ है, ये बहुआयामी विकास पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र का एक तरह से इसको एंकर करता है। तो परिप्रेक्ष्य जरा मैं बताऊं कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र जो है वो नगर विमानन से जुड़े हुए सारे विश्व के क्षेत्रों में से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्षेत्र है, और कोविड के पश्चात इस क्षेत्र में जो ग्रोथ की गति है वो प्री कोविड लेवल्स को पार कर चुका है। तो ग्रोथ विद सेफ्टी इस डिक्लेरेशन का कोर जो फिलॉसफी है, जो विचारधारा है, वो है। और इसमें 39 एशिया पैसिफिक रीजन के जो विभिन्न देश हैं और उनके मंत्रीगण जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, उनका एकमत विचार ये था कि इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन सेफ्टी के क्षेत्र में, एविएशन सिक्योरिटी के क्षेत्र में, और ख़ास तौर से बढ़ती हुई ऑपरेशंस को देखते हुए एयर नेविगेशन सर्विसेज का आधुनिकीकरण कैसे किया जाए जी, फ्लाइट रूट्स को ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, इन सब बिंदुओं पे काफ़ी विचार विमर्श विस्तृत तौर पे हुआ। इसके अलावा जो पहला कॉन्फ्रेंस बीजिंग में 2018 में हुआ था, उसके जो मुख्य बिंदु थे उनकी अनुपालना इस क्षेत्र के देशों ने किस हद तक अचीव किया, उसको भी इवैल्यूएट किया गया, और पुनः एक तरह से एक कमिटमेंट जॉइंट हाईएस्ट लेवल पे जी ये किया गया कि जो भी रिसोर्सेज इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, वो रिसोर्सेज हर एक देश अपने इंडिविजुअल लेवल पे कमिट करे, और जहां तक तकनीकी कोलैबोरेशन का सवाल है, एक रीजनल अप्रोच फॉलो किया जाए, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कुछ अच्छे देशों में है, जो एविएशन के डिफरेंट आइकाओ के जो बिंदु हैं जी, उस पे उनका कार्यान्वयन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिसमें भारत भी है जी, वो कुछ छोटे देश जिनकी उतनी क्षमता नहीं है नगर विमानन के हर एक एलिमेंट को विकसित करने का, जी, उनको भी उस लेवल पे लाया जा सके। सर, आपने कहा कि हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट देखने को मिला, और हमने देखा प्रधानमंत्री ने भी भारत की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन ये कमिटमेंट कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस हैं इस फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में, उस लिहाज से हम कैसे काम को आगे बढ़ते देखेंगे? जो नगर विमानन का पूरा इकोसिस्टम होता है, उसके तहत आईकाओ जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी पे प्रत्येक देश को ऑडिट करता है। तो ऑडिट के पश्चात उस देश के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्कोर दिया जाता है जी। तो वो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्कोर एक आपको संकेत देता है कि आप किस लेवल पे हैं। तो जहां पे गैप्स होते हैं, उन गैप्स को अगले ऑडिट से पहले रिव्यू करके उन गैप्स को फिल करना होता है। तो इसके लिए कई देश जो हैं वो आईकाओ की मदद भी लेते हैं, और
अन्य देश जो मदद करने की स्थिति में है तकनीकी तौर पे, कैपेसिटी बिल्डिंग, वर्कफोर्स का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी बल देकर इस बात को दोहराया जी। कैपेसिटी बिल्डिंग कंटिन्यूअसली आपके पूरे इंडस्ट्री की, उनके प्रैक्टिसेस की, चाहे वो ऑपरेशंस हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो एटीसी सर्विसेज हो, तो उस पे निरंतर एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन चलता है प्रत्येक रेगुलेटर के दौरान। और हर साल प्रशांत महासागर में एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है डायरेक्टर जनरल्स का जी, जिसमें इन सब बिंदुओं पे डिफरेंट स्टेट्स की क्या प्रोग्रेस है इसको इवैल्यूएट किया जाता है। जी। सर एक महत्वपूर्ण इसके चीज अलावा जी 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 इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज जो निकल के आई कि सारे जो देश हैं वो इनोवेशन और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो काफी तेजी से उभर के आ रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया, एयर टैक्सीज और इलेक्ट्रिक वर्टिकल एंड टेक ऑफ व्हीकल्स जी, ड्रोन्स, तो इनका इंटीग्रेशन करंट ऑपरेशंस में सेफ तरीके से कैसे किया जाए, इस पे भी आपस में टेक्निकल ग्रुप्स और वर्किंग ग्रुप्स विभिन्न देशों के बने हैं, और उसके अनुसार ही जो सर्टिफिकेशन या रेगुलेशन का फ्रेमवर्क होता है जी वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इवॉल्व होता है। जी। सर एक चीज समझना ये भी चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि बीते लगभग एक दशक में भारत ने इस क्षेत्र में किस प्रकार से एक बड़े रिफॉर्म किए हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत बहुत तेज गति से, दुनिया से भी तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में हम बहुत बेहतरी से दुनिया में बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। उड़ान जैसी योजना से रीजनल कनेक्टिविटी और आम आदमी के हवाई सफर का सपना पूरा हुआ। क्या बड़े बदलाव भारत में बीते एक दशक में रहे हैं आम व्यक्ति के नजरिए से? अगर आप पिछले 10 वर्षों का आकलन करें तो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़ के 157 हुई है, डबल। और भी एम्बिशियस टारगेट्स आ गए हैं विकसित भारत के तहत, 350 एयरपोर्ट्स बाय 2047। और एयरपोर्ट्स अब ना केवल मेट्रो सिटीज में या मिनी मेट्रोज में हैं, बट टायर 2 और टायर 3 जो टाउन्स एंड सिटीज हैं वहां पे भी बहुत एपेटाइट हमें देखने को मिल रहा है एयरपोर्ट्स के लिए। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर भी भागीदार रहा है पीपीपी मोड में। उसके अलावा जैसे कि बताया गया, हमारे एयरलाइंस ने करीब 1200 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स बोइंग और एयरबस के साथ दिए विभिन्न एयरलाइंस ने। और एयरक्राफ्ट इंडक्शन का जो हमारा पेस है इस वक्त, वो 2023 में हाईएस्ट एवर एयरक्राफ्ट इंडक्ट हुए हैं एक साल में, करीब 150 एयरक्राफ्ट। और इस साल जो है वो हम 150 एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा इंडक्ट करेंगे। तो डिमांड जो है ट्रंक रूट्स पे, मेट्रो रूट्स पे और छोटे शहरों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जो उड़ान स्कीम से पूरी की जा रही है, उस एपेटाइट और उस डिमांड को केटर करने के लिए कैपेसिटीज जो हैं वो एयरलाइंस इंडक्ट कर रही हैं लगातार। तो हर 4 से 5 दिन में एक नया एयरक्राफ्ट जो है वो इंडक्ट होता है, वो डिप्लॉय होता है रूट्स में। और उसके साथ साथ एविएशन का जो बाकी इकोसिस्टम है, फ्लाइंग ट्रेनिंग का, मेंटेनेंस का, एमआरओस का, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और ग्रोथ रेट इनका जो है ये एट एन ऑल टाइम हाई है जी। तो ये बहुत एक रोचक समय है भारत में नागरिक उड्डयन के लिए। और इसके साथ चैलेंजेस भी हैं, और चैलेंजेस हमारे ये हैं कि ग्रोथ के साथ हम सेफ्टी भी इंश्योर करें और अफोर्डेबिलिटी आम नागरिक के लिए जो सरकार का उद्देश्य है जी, वो हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, उड़ान से और बाकी इंसेंटिव से, जैसे एमआरओ में जीएसटी घटाया गया 18% से 5%, इन सारे एलिमेंट्स को हम बूस्ट करें। सर एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने कुछ सुझाव भी दिए अपने संबोधन में, जैसे बौद्ध सर्किट के तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी, जो हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको कैसे कनेक्ट किया जाए। आपको लगता है कि इस प्रकार के सुझाव से भी एक बड़ा मोमेंटम मिलने की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है? इसमें कोई शक नहीं है कि टूरिज्म और सिविल एविएशन की इतनी सिनर्जी है कि ये एक फोर्स मल्टीप्लायर और एक एनेबलर है। और
भारत सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी, जिससे आप परिचित होंगे, ये इनिशिएटिव बहुत समय से चला आ रहा है। तो सिविल एविएशन अब इसमें इंटीग्रेट अगर होता है और इन सुझावों के हिसाब से बुथ सर्किट को हम कनेक्ट कर पाते हैं, एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स जो बायलैटरल्स हमारे हैं विभिन्न साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा बूस्ट इनबाउंड ट्रैवल के लिए भी होगा और आउटबाउंड ट्रैवल के लिए निश्चित तौर पे होगा। बिल्कुल, और निश्चित तौर से भारत उस दिशा में अग्रणी भूमिका न सिर्फ निभाएगा बल्कि नए प्रतिमान स्थापित करेगा। बहुत शुक्रिया विक्रम देवदत्त जी, डीजीसीए हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपका धन्यवाद। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला।